मैं आप सभी स्टूडेंट जो इस सेशन में आज हमारे साथ शामिल हुए हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूं। ये आज की वोकेशनल क्लास सर्टिफिकेट इन योगा में है और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपके जो स्लाइड आपके सामने है, इसमें रिकमेंडेड फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज अक्रॉस इंडिया। इसका मतलब ये है कि इंडिया की सभी यूनिवर्सिटीज में ये कोर्स कंपलसरी है। को करिकुलर कोर्सेज, आप सभी को जानकारी शायद ना हो तो मैं बता दूं कि को करिकुलर कोर्सेज जो है वो सभी में सेम है। कभी कभी मैं इधर का उधर थोड़ा सा कर जाता हूँ, दिमाग में नहीं रहता। को करिकुलर कोर्सेज सेम है और वोकेशनल कोर्सेज सेम नहीं है। ये आपका वोकेशनल है, ऑल यूनिवर्सिटीज इसे ले सकती हैं, कंपलसरी नहीं है ना, रिकमेंडेड है। आगरा यूनिवर्सिटी में ये कोर्स है जिसमें हम लोग इसको करवा रहे हैं। तो फर्स्ट यूनिट है इस पेपर की, सर्टिफिकेट इन योगा की, उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू योगा। और ये जो आप पढ़ेंगे आज वो है यूनिट 1 का पार्ट 1। तो अंडरस्टैंडिंग योगा एज हेल्दी एंड इंटीग्रेटेड लिविंग। अब योगा को एक स्वास्थ्यपूर्ण और एक संपूर्ण जीवन जीने के रूप में हमें समझना है। हम समझेंगे कि योगा के द्वारा हम एक स्वस्थ और एक संपूर्ण बेहतर लाइफ कैसे जी सकते हैं, है ना। इसके लिए एक शब्द यूज होता है, होलिस्टिक वेलनेस। होलिस्टिक वेलनेस में हम हमारे केवल शरीर ही नहीं, मन और आत्मा तक के आनंद के लिए प्रयास करते हैं, जिससे हम पूरे तरीके से स्वस्थ हों, तन मन और चिंतन से, सभी से। ठीक है। तो योगा हमारा तन की शुद्धि के लिए है और मन की शुद्धि के लिए मेडिटेशन है। ठीक। तो अभी हम इस सेशन में, इस कोर्स में योगा के बारे में पढ़ेंगे। अगर शरीर हमारा स्वस्थ होगा तो मन अपने आप स्वस्थ होगा। आपने पढ़ा और सुना है खूब है, स्वस्थ मन में स्वस्थ तन में स्वस्थ मन निवास करता है और स्वस्थ मन में स्वस्थ व्यक्ति निवास करता है और स्वस्थ व्यक्ति ही अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकने में सक्षम होता है। और कहा जाता है, इफ मनी इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। एंड इफ द विल इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। इच्छा शक्ति जो है वो आपके शरीर और आपके चिंतन से बनती है, और इच्छा शक्ति अगर आपने खो दी तो आपने सब कुछ खो दिया। और उसका मूल स्रोत हमारा बॉडी से ही है, हमारे मन का संबंध पूरा शरीर से है। तो शरीर में हम बात करेंगे योगा की। योगा का जो जनक है वो हिंदुस्तान है और उसके गुरु जो है वो पतंजलि महाराज हैं। और पतंजलि वही हैं जो बाबा रामदेव जी, जिनका ब्रांड जिन्होंने बनाया है अपना, पतंजलि प्रोडक्ट्स का, वो ऋषि थे। और पतंजलि और बागभट्ट, ये दो ऋषि हुए हैं जिन्होंने लाइफ साइंस पे पूरी लाइफ बिताई और अपने समाज को बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन देके गए। आ, बागभट्ट के बारे में आप लोग नहीं पढ़ेंगे, इसमें इसमें केवल पतंजलि और उनके योग सूत्र वगैरह होंगे और चीजें होंगी जिनके बारे में आप पढ़ाई करेंगे। तो फिलहाल देखिए, वर्ल्ड को देन है योगा हिंदुस्तान की। और हिंदुस्तान में बहुत आदिकाल से, मतलब हमारी जो काउंटिंग हुई है ईयर्स की, अभी हम 2024 में चल रहे हैं। 2024 से भी कई हजार साल पहले से योगा हिंदुस्तान में था और इसे योग के नाम से जानते थे। और ये संस्कृति का वर्ड, ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे यूज लिखा हुआ है। तो संस्कृति का वर्ड यूज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू ज्वाइन और टू योग। मैंने यहाँ पे हिंदी में लिख दिया है जोड़ी, जिससे आपको ध्यान रहे। टू यूनाइट, यूनाइट मीन्स आपस में मिलाना। तन मन और चिंतन, ये तीनों जब सही होंगे और एक साथ होंगे, तब आप किसी भी काम को पूरे समर्पण के साथ उस उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे।
As per yogic scriptures, the practice of yoga leads to the union of individual consciousness with that the universal consciousness, indicating the perfect harmony between the mind and body, man and nature. तो क्या है, योगा एक ऐसी विधि है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने व्यक्तिक चिंतन और अपने आ, पूरे तरीके से स्वास्थ्य, हार्मनी मीन्स होता है हर तरीके से जहां पे आप अपने आप को खुश महसूस करें, है ना, वो आपका माइंड, बॉडी, मैन एंड नेचर। तो हमारा तन, मन, प्रकृति और जो अन्य व्यक्ति हैं उन सबके साथ भी ऐसा ही हो, सब स्वस्थ हों, सब निरोगी हों और सब मानसिक रूप से भी स्वस्थ हों। ये योगा का एक उद्देश्य होता है। और हम लोग हिंदुस्तानी वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करने वाले जो हैं, वो उनका एक ऑब्जेक्ट यही है कि पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो एक परिवार के लोग हैं। और परिवार में आप जानते हैं, अगर परिवार की बात करते हैं तो एक परिवार का अगर कोई एक मुखिया या कोई एक जनरल आदमी भी अगर परेशानी में होता है तो सभी को परेशानी होती है। इसी तरह से हमारा शरीर भी एक ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। हाथ, पैर, नाक, मुंह सब अपने आप में अलग है, सबका काम अलग अलग है, लेकिन एक में भी अगर कष्ट होगा तो हमारे पूरे शरीर को कष्ट होगा। और पूरे शरीर को कष्ट होगा, एक चाय पिन आपको चुभ गई तो आपको बहुत गहराई तक पहुंचाएगी। और कुछ चीजें जो हैं वो आपके मन से जुड़ी होती हैं और मन आत्मा से जुड़ी होती है। तो कई बार आपको ऐसे कष्ट मिलते हैं, आप कहते हो कि आज मेरी आत्मा को बहुत कष्ट हुआ है, ऐसा सुन के कि आप ऐसे आदमी हैं। तो योगा की शुरुआत है जहां पे आप आज आपकी एज है 15, 18, 20 साल, आपके लिए योगा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप शरीर को स्वस्थ रख के ही अपनी लाइफ के सारे टारगेट अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो कुछ संस्कृति की बात करी, संस्कृति से शब्द लिया गया है और संस्कृति दुनिया की आप समझिए सबसे पुरानी, और जिसे मातृभाषा दुनिया की कह सकते हैं तो गलत नहीं होगा। और आने वाले समय में आप में से कम स्टूडेंट जानते होंगे कि इस पे सफल प्रयोग हो चुके हैं कि दुनिया की जो भाषा है कंप्यूटर की, वो संस्कृति होगी। कितने लोग जानते हैं कि इस बात पे सफल प्रयोग हो चुके हैं? अगर जानते हैं तो आप 1 लिखें प्लीज। बीच में आपको नींद ना आ जाए, आपको जगाना भी हमारा काम है। मैं देख रहा हूँ किसी का मैसेज अभी तक नहीं आ रहा है। यस, जैनब को पता है। और आप खोजेंगे तो आप देखना, इंटरनेट पे सर्च करना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जितनी भाषाओं को चुना गया उनमें से संस्कृति सबसे बेस्ट है। मनीषा, अनुज, यस, दैट्स नाइस, काजल, अंशु, गुड। बी अवेकन्ड। अभी आपको जागने की जरूरत है ना? और जाग तो सभी रहे, लेकिन जागने का मतलब है, जागने का मतलब केवल आंखें खुले होना नहीं है और केवल बैठे हुए होना नहीं है, सुनना। और हाँ, सुनना कैसे एक्टिव क्या है? सुनना एक्टिव अपने आप में होना। बड़ी कला है। यस प्लीज, एक्टिव लिसनर, है ना? सुनना यस सर। एक बहुत बड़ी कला है। देखिए, 3 4 चीजें हैं: सुनना, फिर बोलना, फिर लिखना, फिर पढ़ना। 4 स्किल्स हैं, ये सॉफ्ट स्किल्स हैं चारों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनने से ही स्टार्ट होता है। आपने अगर कुछ नहीं सुना तो कुछ सुनने में आपने गलती कर दी तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। तो कीप इट इन माइंड। नाउ कम टू द पॉइंट। व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम, दीर्घायुषम बलम सुखम, आरोग्यम परम भाग्यम, स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। देखिए, बहुत अच्छा श्लोक है इस संस्कृति का। इसका अर्थ है, व्यायाम से स्वास्थ्य, लंबी आयु, बल और सुख की प्राप्ति होती है। निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। बताने की मेरे को आवश्यकता नहीं है, आप इस चीज को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, शरीरोपचार कांतिर गात्राणाम सुविक्तता दीप्ताग्नि तवनुमालस्यम स्त्रीत्वम लाघवम मृजा। व्यायाम से शरीर बढ़ता है, शरीर की कांति व सुंदरता बढ़ती है, शरीर के सब अंग सुडौल होते हैं, पाचन शक्ति बढ़ती है, आलस्य दूर भागता है,
शरीर दृढ़ और हल्का होकर स्फूर्ति लाता है। तीनों दोषों की मृजा शुद्धि होती है। आप समझिए, पूछ सकते हैं आप कुछ भी, अगर इनमें कोई भी चीज आपको लगती है कि आपको जाननी चाहिए तो आप माइक्रोफोन ऑन करके पूछ सकते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है शरीर की कांति। कांति क्या होता है, कोई बताएगा? कोई भी बता सकता हो, बताइए। कांति मीन्स होता है ग्लो, चमक। आपके चेहरे पे एक चमक होगी, अद्भुत तेज होगा, आपको देख के लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। तो ये योगा से ही संभव है। आप इतने ढीले ढाले हैं, इतने डल हैं कि आपकी आंखें खोलने में भी आपको दिक्कत महसूस हो रही है। लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य गलत शब्द है। कांति मीन्स ग्लोरी है इंग्लिश में। यू विल ग्लो, है ना, जैसे सूर्य चमकता है वैसे आप चमकते दिखाई देंगे। कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं, देख के ही एकदम लगता है बहुत अच्छा लगता है, तो वो व्यायाम उन सब के पीछे एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है। और तीनों दोष, तीन दोष कौन से हैं? शरीर में तीन दोष कौन से होते हैं, कोई बताएगा? पित्त, वायु और कफ। इन्हीं से, इनके डिसबैलेंस से बीमारियां होती हैं, और योगा हमारा तीनों को बैलेंस करता है। आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग योगा एज ए हेल्दी एंड इंटीग्रेटेड लिविंग। मैं यहाँ बढ़ूं उससे पहले एक थोड़ा सा, जब संस्कृति की बात आई तो एक श्लोक और आपके साथ शेयर कर लूं, जिसने मुझे बहुत प्रमोट किया है, बहुत इंस्पिरेट किया है। शायद आपको भी करे किसी को, अगर करे तो निश्चित रूप से आप उस पर गौर करना। श्लोक है, अलस्य कुतो विद्या, अवधस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। आलसी को विद्या नहीं मिलती, विद्याहीन को धन नहीं मिलता, धनहीन को मित्र नहीं मिलता, और मित्रहीन को संसार में सुख नहीं मिलता। ठीक है। तो आपको क्या चाहिए? सुख चाहिए जिंदगी में। तो वो कहाँ से शुरू होगा? शिक्षा से। और शिक्षा आप बेहतर कब प्राप्त कर पाएंगे? जब आपका शरीर सही होगा। और शरीर सही कब होगा? जब आप योगा का प्रयोग करेंगे। तो सब कुछ मूल जड़ आपकी यहीं से है। आप ग्रेजुएट होने जा रहे हैं, स्टार्ट किया है आपने, आपको बहुत एक्टिव रहने की जरूरत है। आते हैं अपनी जगह पे। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स। मेरे को लगता है कि कुछ डलनेस अगर आप में आ रही है, तो ये डलनेस नहीं आनी चाहिए। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ाना ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पे मतलब मैं आपको कंपलसरी करूँ कि मेरे को सिलेबस खींच के पूरा करना है, एक ड्यूटी पूरी करनी है। एक डलनेस नहीं आनी चाहिए। अगर डलनेस कुछ आती है तो मेरे पास कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। कुछ स्टोरीज हैं, कुछ चीजें हैं, लेकिन सिलेबस उसमें फिर थोड़ा सा पीछे रह जाता है। मैं कल आपको कोई अच्छी कहानी सुनाऊंगा। सुडौल का मतलब बता दीजिए माधुरी। सुडौल मीन्स होता है पूरी तरीके से स्वस्थ, हष्ट पुष्ट। पता लगा आप बिल्कुल, कई लोग होते हैं उनकी टांगे जो है ना माचिस की तीली की तरह से होती हैं, और फिर वो चिपकी हुई जीन्स और पहने हुए हैं, तो फिर बिल्कुल वो जो लगते हैं जैसे हैंगर हैं, कपड़े टांग दिए गए हैं। तो सुडौल स्वस्थ, आपका वेट जितना होना चाहिए उतना है। आप बेडौल भी नहीं है कि आपका वेट 90 किलो है, आपका वेट 100 किलो है। आपका वेट अगर 71 चाहिए, कैसे वेट निकालते हैं, वेट के स्टेज में कितना होना चाहिए, और कैसे उसे मेंटेन करें, ये सब चीजें इसमें पढ़ाई जाएंगी। तो सुडौल का मतलब है जिसके सारे अंग पूरी तरीके से विकसित हैं, अच्छे हैं, सुंदर हैं, और उनमें कोई कमी नहीं है, और वो जो भी पैरामीटर्स रखे गए हैं उसके तहत फिट बैठते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स, इस कोर्स के उद्देश्य पांच हैं। पहला है टू इनेबल स्टूडेंट्स टू बिकम कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड प्रोफेशनल एज योगा ट्रेनर। आप इस कोर्स को करने के बाद केवल ये नहीं कि आप अपने आप को बेहतर बना पाए, आप एक योगा ट्रेनर के रूप में एक सफल प्रोफेशनल भी बन सकते हैं आप, और योगा ट्रेनिंग के क्लासेस चला सकते हैं। आपने सर्टिफिकेट किया है, ये आप अधिकृत हो गए हैं उसके लिए, है ना। तो कोई भी सर्टिफिकेट लेके आप ऑफिशियली ऑथोराइज्ड हो जाते हैं, लेकिन प्रोफेशनल सक्सेस आपको करने से ही मिलती है।
और हमें प्रोफेशनल सक्सेस और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट दोनों चाहिए, तो ये कोर्स आपको दोनों प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है टू मेक स्टूडेंट्स टू यूज competencies एंड स्किल नीडेड फॉर बिकमिंग एन इफेक्टिव योगा ट्रेनर। एक प्रभावशाली योगा ट्रेनर बनने के लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए और क्या क्या क्षमताएं चाहिए, क्या क्या योग्यताएं चाहिए, वो सब कुछ आपको इसमें सीखने के लिए मिलेंगी। टू इनेबल स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ योगास, आप सभी को पता लगेगा कि कितने तरह के योग हैं। टू एक्वेंट स्टूडेंट्स विद द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ योगासना, क्रियास, वंदास, मुद्रास, योगिक थेरेपी एंड प्राणायाम। देखिए, आप इन चीजों से भी परिचित नहीं होंगे, आपको इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। किसका? योगासंस का। क्रियाएं क्या होती हैं, बंद क्या होते हैं, मुद्राएं क्या होती हैं, और क्या क्या यौगिक थेरेपी और प्राणायाम क्या होता है, ये सब चीजें सीखने और करने के लिए मिलेंगी। बहुत ही सुंदर है, आप इसे अपनी लाइफ में भी उतारिए। और आप अपने घर में अगर बड़े बूढ़े माताजी पिताजी हैं और वो नहीं करते हैं तो उन्हें भी इंस्पिरेट करिए कि वो लोग करें। आप लोग सब साथ में मिलकर करिए। नेक्स्ट है टू इनेबल स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर द योगा प्रोग्राम। आपको योगा प्रोग्राम स्टार्ट करना है, कैसे करें इसके बारे में भी पूरी जानकारी इसमें मिलेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ मैं। देखिए, अब है योगा फिलोसफी। फिलोसफी क्या है? आदमी कहता है कि आपकी जिंदगी की फिलोसफी क्या है, आपकी अपनी फिलोसफी क्या है, मतलब आपकी सोच विचार, आपकी विचारधारा, आपका उद्देश्य, आप उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या प्रक्रिया होगी, अगर आपने कुछ अचीव किया कैसे किया है, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो द फिलोसफी ऑफ योगा में क्या है, देखिए, द फिलोसफी ऑफ योगा इज कंप्रेहेंसिव सिस्टम दैट encompasses फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एट एम टू अचीव होलिस्टिक वेल-बीइंग। देखिए, होलिस्टिक शब्द आ रहा है, इसे अच्छी तरीके से जान के चलिए। होलिस्टिक का मतलब होता है संपूर्ण विकास, और संपूर्ण विकास आपका कब होगा? जब फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, तीनों तरीके से आप स्वस्थ होंगे। तीनों तरीके से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप फिजिकली सही हैं, आपका शरीर सुडौल है, कांतिवान दिख रहा है, लेकिन मानसिक रूप से आप परेशान हैं, मानसिक रूप से आप दिक्कत में हैं, तो आप पूर्ण स्वस्थ नहीं है। और मैं बता दूं, बीमारी सबसे पहले मन में ही आती है, शरीर में उसके बाद आती है। तो मन और आ, मन का भी जो विकास है ना वो पूरा होना चाहिए, और मन हमारा प्रसन्न और स्वस्थ रहना चाहिए। शरीर के लिए योगा है और मन के लिए मेडिटेशन है, अध्यात्म है ना। नेक्स्ट है while there are different branches of yoga such as hatha, bhakti, karma, ज्ञान, they are common foundation principle that contribute to individual and social activity। तो योग जो है ना, इसकी भी ब्रांचेस बहुत हैं। योग के प्रकार और इनकी जो शाखाएं हैं वो कई हैं, जिसमें हठ योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है और ज्ञान योग है। अब इनके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा, नहीं तो बहुत लंबा टाइम इनमें खिंच सकता है। इस पे ध्यान रखना जरा। ज्ञान का इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? JNANA, और इसको प्रोनाउंसिएट ज्ञान किया जाता है, और लिखा हुआ है जनाना। अगर आप पढ़ेंगे तो आप अगर ऐसा करेंगे तो आपकी गलती दिखेगी। जैसे आप में से शायद कोई भी नहीं लिख पाएगा, एक कार है जिसका बहुत ऐड आता है, उसका नाम है फॉक्स वैगन। अगर आप में से कोई भी उसकी स्पेलिंग सही लिख सकता है तो लिख के भेजिए। मैं उम्मीद करता हूं अगर आप गूगल महाराज की सहायता नहीं ले रहे हैं तो आप कोई भी नहीं लिख पाएंगे। फॉक्स वैगन लिख के भेजिए अभी। आशीष कुमार गुप्ता, फॉक्स वैगन, ठीक है। देखिए, बरखा जैन, पूर्वी, अगर आप लोग इतना लिख पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और मैं बहुत इस बात से खुश हूं कि आप ऐसा लिख पा रहे हैं। लेकिन अगर आप गूगल की सहायता ले रहे हैं या आप किसी भी तरीके से अपने आप को बेहतर प्रदर्शित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो मेरी बहुत ही अर्नेस्ट रिक्वेस्ट होगी आपसे कि आप ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप उत्तर न दे पाए ज्यादा अच्छा है।
लेकिन अपने आप को भ्रमित खुद न करें। आप अगर क्वेश्चन ढूंढ के लिख रहे हैं तो आप अपने आप को भ्रमित कर रहे हैं। आपका दिमाग आपको खुद को धोखा दे रहा है, वो खुद एक्टिव नहीं होना चाहता है और आपसे गलत काम करवा रहा है। ऐसा आप ना करें बिल्कुल भी। ठीक है ना? जितने लोगों ने लिखा है मैं उम्मीद करता हूं अब आप बिल्कुल इधर उधर नहीं जाएंगे। ईमानदारी से हमें बताइए जैनब, फॉक्स वैगन जो आपने लिखा है VOLKSWAGON, फॉक्स वैगन के बीच में स्पेस है कि नहीं? आप लोग अब देखेंगे नहीं, बिल्कुल मत देखना। ईमानदारी अपने के लिए बनिए ईमानदार, दूसरे के लिए नहीं। स्पेस नहीं है। चलिए ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आप में से। मैं चलिए ये आपने बता दिया। दूसरी मैं एक चीज आप लोगों से क्या पूछ लूं हटके? एक चीज मैं आप लोगों से पूछता हूँ अभी। देखिए, थोड़ा सा मैं पीछे आता हूँ और यहाँ से मैं आपको लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अभी कुछ चीजें जो आप देख पाएंगे। देखिए, इंसर्ट टेक्स्ट, चलिए मैं इसी में ही लिख ले रहा हूँ। ये एक शब्द है, इसका उच्चारण आप सभी लोग कर सकते हैं, है ना? लिखिए इसका उच्चारण क्या है। आप सभी को मालूम है सिटी, पता ना? यही है ना? और एक दूसरा शब्द मैं और लिख रहा हूं, ये, इसका उच्चारण है कार। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सिटी को किटी या कार को सार क्यों नहीं कहते। अब आप गूगल बाबा को ढूंढ लो और आप नहीं ढूंढ पाओगे और आप आंसर नहीं दे पाएंगे। अब अगर कोई आंसर दे पा रहा है तो मेरे को खुशी होगी। जल्दी दीजिए, आप में से कोई भी। अभिषेक, गुप्ता, कुशवाहा, अंशु, अंतरा, अनुज, आशीष, कोई भी आंसर अगर दे सकते हैं। खुशी, करुणा, कार्तिक, कनक, मयंक, मुस्कान, योगेश, जैनब। आप सभी लोग देखिए आगरा में रहते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में मैक्सिमम लोग आप पढ़े होंगे। आप में से अगर सिटी और किटी में अंतर नहीं जानते और कार और सार में अंतर नहीं जानते तो ये गलत बात है। और कोई जानता है तो बताइए। यह आशीष कुमार गुप्ता का अभी जो आया रिस्पॉन्स, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। और डेफिनेटली अगर इन्होंने खोजा नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है। और खोजें भी तो डिस्कशन होने के बाद जरूर खोजें। आप अपनी खोज को पीछे न छोड़ें बिल्कुल भी। तो देखिए, एक रूल है इंग्लिश का कि अगर किसी भी शब्द में सी के बाद में सी फॉलोड बाई ई, आई और बाई, अगर सी के बाद में कहीं भी ई, आई, वाई आता है तो क्या होगा? उच्चारण उसका सा होगा। देखिए, तो यहाँ पे सी के बाद में आई आ रहा है इसलिए सिटी है, और यहाँ सी के बाद में आई नहीं आ रहा है इसलिए कार है। इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका उच्चारण अलग होता है, जिन्हें सभी के नियम शायद आप नहीं जानते होंगे। मैंने इंग्लिश में भी सर्टिफिकेट इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश एंड वो सॉरी सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश एंड PGDT पोस्ट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश भी किया हुआ, तो मैंने ये तमाम सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, इसलिए मेरे को पता है। आप लोगों को अगर चाहेंगे तो कुछ ऐसे टिप्स मैं देता रहूंगा। क्या आपको लगता है ऐसे टिप्स होने चाहिए? सर। कि कितने लोग मानते हैं? अनुज, अभिषेक, अभिषेक कहाँ था यस। आपने उठाया? कुछ कहना चाह रहे हैं अभिषेक? योगेश, मनीषा, जैनब, उज्जवल, विनीता, यस। किसी को कुछ कहना हो तो बोल सकते हैं आप। ओके, देन वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए,
मेरे पास में देखिए, लाइफ मेरी पूरी पढ़ाई में ही गुजरी है और गुजर रही है, और मेरे को पढ़ना पसंद भी है। इस वजह से मैं काफी सारी ऐसी चीजें मेरे पास में है जो मैं आपको दे सकता हूँ और आपको अच्छा लगेगा जान के। देखिए, अब इसमें हम बात करते हैं योगा एंड इट्स रिलेशन टू इंडिविजुअल डेवलपमेंट, कि योगा का किसी व्यक्ति विशेष की व्यक्तित्व के विकास में क्या योगदान है, एक व्यक्ति विशेष के। देखो, ये साहब हैं, सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं, है ना, ग्राफिक शो कर रहा है, तो ये अकेले ही चढ़ रहे हैं, तो ये इंडिविजुअल डेवलपमेंट है। और योगा तो हमारा इंडिविजुअल डेवलपमेंट तो करता ही करता है। सर अगर, हाँ जी, सर इससे पहले जो टॉपिक था उसकी लास्ट वाली लाइन में लिखना रह गया है थोड़ा। अच्छा मैं बैक करता हूँ इसी में। यस सर। हाँ, इसमें बताइए क्या कह रहे हैं आप। तो जो लास्ट वाली लाइन है ज्ञान के बाद, वो थोड़ा समझ नहीं आई अच्छा, ओके। और रह गई थी। दे शेयर कॉमन फाउंडेशन प्रिंसिपल्स दैट कंट्रीब्यूट टू इंडिविजुअल सोशल। तो योग के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे हठ योग, भक्ति, कर्म और ज्ञान। ये सब हाँ जी। अलग अलग हैं, लेकिन इन सभी के जो सिद्धांत हैं वो सभी के एक समान है, और उनका उद्देश्य जो है वो किसी व्यक्ति विशेष या समाज का उत्थान करना है। ठीक है, इज इट राइट नाउ? यस सर। आगे बढ़ो। यस सर। ओके, थैंक यू। तो देखिए, however, the philosophy of yoga provides a holistic framework for individual and social upliftment by fostering self-realization, harmony, ethical living, compassion, and balanced well-being. आप समझिए कि जो योगा है उसका, उसकी फिलॉसफी क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, वो योगा का ओवरऑल जो विचारधारा उसके पीछे है, जो सोच है, वो क्या है। वो किसी व्यक्ति विशेष को एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना है। एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क मींस एक अम, व्यक्ति का विकास, चाहे देखो फिर तमाम तरीके के विकास होते हैं, सामाजिक विकास है, आर्थिक विकास है, व्यक्तिक विकास है, परिवार का विकास है, गांव का विकास है, देश का विकास है, कंप्लीट पूरे विश्व का विकास है। तो इसमें योगा एक ऐसा हेल्पफुल सिस्टम है जो किसी व्यक्ति विशेष को सक्षम बना के समाज में उसकी भूमिका को पॉजिटिव तरीके से असेस करने के साथ में पूरे समाज को ऊपर उठाने में काम करता है। और इसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं को बेहतर तरीके से डेवलप कर पाता है, और वो समाज में अपना योगदान पूरा बेहतर तरीके से देता है, एक बेहतर समाज का निर्माण करता है, जिस समाज में प्रेम होता है, करुणा होती है, दया होता है, समर्पण होता है, और एक दूसरे के लिए साथ देने की भावना होती है, और सब साथ में मिलके आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं। इसको सामाजिक समरसता भी कहते हैं। ठीक। As individuals incorporate these principles into their lives, they not only experience personal growth but also contribute to the creation of a more compassionate, ethical, and harmonious society. तो योग करने से व्यक्ति केवल अपने ही लाइफ को बेहतर नहीं बनाता, बल्कि ये क्या करता है कि हमारे समाज में नैतिक मूल्य और पूरे समाज के मतलब हार्मोनी, पूरे समाज में समरसता हो, सभी समाज के लोग समृद्ध हों, इसमें भी अपना योगदान देता है। व्यक्ति, आप जानते हैं, आपका एक भाई अगर अच्छा है, उसे जॉब अच्छी मिल गई, तो आपके पूरे घर को वो हेल्प करेगा जैसे भी संभव होगा। और अगर वो खुद ही सक्षम नहीं हो पाया बेचारा, तो और लोगों को क्या करेगा। तो एक व्यक्ति सक्षम होता है तो एक परिवार को करता है, और एक परिवार होता है तो एक मोहल्ले को, अपने रिलेटिव्स को, अपने पड़ोसियों को हेल्प करता है, और इसी से यूनिट्स बढ़ती जाती हैं, और हम पूरे पृथ्वी, ब्रह्मांड तक की बात फिर करने लगते हैं। पृथ्वी एक पार्ट है ब्रह्मांड का। आप छोटे हैं अभी, इतने बड़ी सोच आप नहीं रखते हैं। आप ये सोच नहीं रख पाएंगे, किसी में शायद इतने बड़े लेवल की सोच अभी विकसित नहीं हुई होगी आप लोगों में, कि इस ब्रह्मांड में अगर हम पृथ्वी की तुलना करें, तो पृथ्वी जो है ना,
एक सरसों के दाने के बराबर भी नहीं है इस ब्रह्मांड में, और वहां पे हम हैं। हमारा नाम राजपाल सिंह है, आपका नाम विनय है, किसी का नाम विनीता है, कोई प्रदीप है, कोई संदीप है। संदीप का इतना बड़ा अहम है कि उनके पास में कार है, और संदीप का इतना बड़ा अहम है कि वो उनके फादर जो है डीएम है। क्या मायने रखता है इतने बड़े ब्रह्मांड में? आप तो एक वायरस के बराबर भी नहीं है। वायरस भी कितनी बड़ी अहमियत रखता है कि पूरी दुनिया को रोक देता है, पूरी दुनिया थम जाती है। लेकिन बावजूद इसके आप कितने बड़े अहम अपने अंदर रखते हैं, कितने बड़े तनाव रखते हैं, कितने बड़े टेंशन रखते हैं, कितने बड़ी गलत चीजें रखते हैं। आगे बढ़ता हूं मैं। योगा एंड इट्स रिलेशन टू इंडिविजुअल डेवलपमेंट का ही नेक्स्ट पार्ट है। योगा सर्व्स एज ए पावरफुल टूल फॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट, प्रोवाइड ए कंप्रेहेंसिव अप्रोच टू नर्चरिंग फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल बैलेंस एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस। तो योगा क्या करता है? आपके शारीरिक विकास के साथ में मानसिक विकास और आपका इमोशनल बैलेंस, आपकी जो इमोशंस होती हैं, चाहे वो प्यार की हो, चाहे करुणा की हो, चाहे घृणा की हो, उनमें भी आपस में तालमेल बनाने में सहयोगी होता है। और इससे आपका स्पिरिचुअल अवेयरनेस भी आपके अंदर आती है। शरीर आपका स्वस्थ होगा तो आप स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बढ़ेंगे। The integration of these elements fosters a holistic and resilient individual capable of navigating life's challenges with a grace and authenticity. तो ये इन सब चीजों का जब किसी व्यक्तित्व के विकास में पार्ट होता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है? पूरी तरीके से निखरता है, उभरता है। और ये ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने सोसाइटी में आने वाले चैलेंजेस को बहुत ग्रेसफुली और बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से, बिना गलत साधनों का उपयोग करे हुए, उनको पूरा करता है और समाज में अपना एक योगदान भी देता है। अब देखिए, योगा एंड इट्स रिलेशन टू इंडिविजुअल डेवलपमेंट। अब किसी व्यक्ति विशेष के विकास में योगा का क्या रोल है, किस तरीके से है? तो देखिए, इन्हें बहुत कुछ इसके ऊपर लिखा जा सकता है। आपको जो स्लाइड्स हैं ये कम में मिल रही हैं, इसके बाद आपको वीडियोस मिलेंगे जो एक्सपेंडेड होंगे, और उसके बाद आपको नोट्स भी मिलेंगे, और उसके बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी होगा, जिससे आपका कंप्लीट पढ़ाई बहुत बेहतर तरीके से हो सके। देखिए, पहला आप यहाँ पे देख रहे हैं फिजिकल वेलबींग। तो योगा से आपका शारीरिक विकास संपूर्ण होगा। मेंटल क्लैरिटी एंड फोकस, अगर आपको शरीर में कहीं कोई कष्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो मानसिक स्पष्टता और आपका जो ध्यान है वो प्रॉपर होगा। इमोशनल स्टेबिलिटी, आपका जो सोच है ना कि आज मैं क्या करूं, कंप्यूटर कोर्स करूं, कंप्यूटर में टाइपिंग करूं, या ये करूं या वो करूं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और आप इमोशनली ब्लैकमेल हो रहे हैं, या इमोशनली किसी को आप अपनी बात, इमोशंस को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। तमाम तरीके की इमोशनल स्टेबिलिटीज, अनस्टेबिलिटीज होती हैं, असुरक्षा की भावनाएं होती हैं, तमाम चीजें आती हैं इमोशंस में। असुरक्षा है, प्रेम है, करुणा है, दया है, घृणा है, और किसी के प्रति समर्पण है, ये सब चीजें इसमें आती हैं। स्ट्रेस रिडक्शन, आपको जो मानसिक तनाव होता है वो योगा आपको उसमें हेल्पफुल होगा। आप अपनी क्षमताओं को ढूंढ पाएंगे और आप जागृत कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात एक यही है इस पूरे ब्रह्मांड में कि मनुष्य एक मात्र ऐसा व्यक्ति है जिसे दिमाग मिला है, और अपने दिमाग को प्रयोग करके वो खुद भगवान बन सकने में सक्षम है। इसलिए आपने हमेशा देखा होगा कि भगवान को भी मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आने में आनंद मिलता है, और मनुष्य होने का जो आनंद है वो बहुत अलग है। लेकिन कष्ट ये है कि हम लोगों ने मनुष्य होके मनुष्यता को खो दिया है, और हम जानवरों से भी गई बीती स्थिति में है। आज जानवर बहुत खुश हैं। एक जानवर जो घास खाता है वो घास खा के खुश है, पूरी जिंदगी घास खा के बिता लेगा। लेकिन आपको रोज नई चीज चाहिए, रोज नई चीज चाहिए। आपकी जिज्ञासाएं और इच्छाएं इतनी ज्यादा हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकती, और ये इच्छाएं और जिज्ञासाएं आपको जिंदगी भर भटकाती हैं, और इसी वजह से आप कभी आनंद को प्राप्त नहीं हो पाते। जो चीज आज आपको मिल जाती है वो तो तुरंत खो जाती है, दूसरे की इच्छा जागृत होती है।
ये एंडलेस एफर्ट्स की तरफ ले जाती है, और ये एफर्ट्स केवल आपको तनाव और बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं देती। ठीक। नेक्स्ट है कल्टीवेशन ऑफ पॉजिटिव हैबिट्स। योगा से आपके अंदर जो सकारात्मक जो हैबिट्स हैं वो पैदा होंगी। इम्प्रूव रिसाइलेंस, आप अपने आप को बेहतर तरीके से विकसित कर पाएंगे। इनहेंस सेल्फ स्टीम, आप अपनी नजर में आपका अपना जो स्टीम कहते हैं, अ, आपकी अपनी प्रतिष्ठा, उसे आप बढ़ा सकेंगे। होलिस्टिक वेलबींग, आपका संपूर्ण कंप्लीट विकास होगा। लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड ग्रोथ, पूरे जीवन भर आप योगा के द्वारा लर्निंग और ग्रोथ, ये प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी। तो दिस इज द ऑल अबाउट इंडिविजुअल डेवलपमेंट। नाउ वी कम्स कि इसमें मुख्य पार्ट क्या क्या है। फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एंड सोशल। देखो, वैसे तो तीन चीजें सबसे ज्यादा कवर होती हैं, फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। इंटेलेक्चुअल क्या है? इंटेलेक्ट क्या है? जो कुछ आप पढ़ते हैं, आप पढ़ने से जो अपने अंदर विकास करते हैं जिन क्वालिटीज का, वो इंटेलेक्ट कहलाती है। और स्पिरिचुअल में क्या होता है कि अध्यात्म, जब आप ध्यान में उतरते हैं, योगा योगा के साथ में ध्यान का कॉम्बिनेशन करते हैं, तो ये स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आप जाते हैं, अध्यात्म की तरफ जाते हैं, भौतिकवाद से अध्यात्म की तरफ। और दुनिया में अध्यात्म में जो उतरा है उसी ने ही सुख पाया है, और अध्यात्म से मिलने वाला सुख परमानेंट है। और ये फिजिकल प्लेजर जो है, शारीरिक सुख जो है, वो बिल्कुल स्टेबल नहीं है। 2 मिनट आपको आनंद आएगा, उसके बाद फिर आप उसी परेशानी में आ जाएंगे। और स्पिरिचुअली जो सुख जिसने प्राप्त कर लिया, उसे दुनिया का कोई भी कष्ट महसूस नहीं होता, दुनिया का कोई सुख उसको प्रभावित नहीं करता, दुनिया का दुख उसको कोई प्रभावित नहीं करता। अदरवाइज एक आम व्यक्ति सुख और दुख में ही झेलता रहता है। नेक्स्ट, व्हाई इज योगा इम्पोर्टेंट इन इंडियन सोसाइटी? देखिए, टाइम हो रहा है, 7-8 मिनट रह गए। ये एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक आप काफी पढ़ चुके हैं, और आप थोड़ा सा, मेरे को लग रहा है कि लेजीनेस आप में आ रही होगी। 10 बज रहे हैं, आप यंग्स हैं, और आपने पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से, इससे पहले शायद इंटरमीडिएट की जो पढ़ाई का सिस्टम है वो बहुत अच्छा नहीं है, आपने नहीं किया होगा। तो ज्यादा मैं आपको खिंचवाना नहीं चाहता, केवल उतना ही रखूंगा जितना आप लेके चलें। तो अभी तक कितने लोगों को लगता है कि उन्हें कुछ थकान, कुछ दर्द, कुछ पेन, कुछ नींद आ रही है? आप फ्रेंकली बताइए, मैं नाम नहीं लूंगा अभी। आप यस लिखिए अगर किसी को ऐसा लग रहा है तो, और बिल्कुल लिखिए अगर आपको लग रहा है, कतई हिचक ना करें, मैं आपको गलत सिद्ध नहीं करूंगा। जैनब, अनुज लिख रहे हैं नहीं। कोई अगर यस लिखें तो हमें अच्छा लगेगा। कोई भी नहीं है? चलिए, तो ये भी ज्यादा अच्छी बात है कि कोई भी बोरियत महसूस नहीं कर रहे हैं, कोई भी थकान महसूस नहीं कर रहे हैं। मैं क्या आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊं यहाँ पे? यस सर। तो आपको अगर किसी को थकान या नींद या झपकी आ रही तो वो भी दूर हो जाएगी। ठीक। चलिए, एक छोटी सी स्टोरी सुनो, सुनिए। एक एक व्यक्ति विशेष के ऊपर ही मैं सुना रहा हूँ, जो आप यहाँ पे आइकन देख रहे हैं, और ये दिखाई दे रहा है व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व विकास में कहानी ये कहती है कि एक बार क्या हुआ, एक गुरुजी थे, और उनका एक शिष्य था। गुरुजी बहुत ही लर्नड आदमी थे, बहुत ही सिद्धांतवादी और बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ योगा और अध्यात्म में बिताई थी। तो बहुत सारे उनके शिष्य थे, और वो इतने ज्यादा प्रभावशाली थे कि वो एक शब्द भी बोलते थे तो उसकी इम्पोर्टेंस होती थी। तो सभी जो शिष्य थे वो उनकी बातों को बड़े गौर से सुना करते थे। जैसे आज के जैसे नहीं, हमारे आपके जैसे, न तो मैं उतना अच्छा गुरु हूँ, और ना ही आप उतने अच्छे स्टूडेंट हैं। लेकिन मैं एक जगह पे जरूर श्योर हूँ कि मैं उतना अच्छा गुरु नहीं हूँ, और आप हो सकता है उससे भी अच्छे स्टूडेंट हो। मैं आपको उतना ज्यादा नहीं जानता, अपने आप को निश्चित रूप से जानता हूँ कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। तो क्या हुआ कि वो गुरु जी ने लास्ट में जब वो शरीर छोड़ रहे थे तो एक सिद्धांत दिया
कि देखो शिष्यों, एक चीज का ध्यान रखना कि कभी भी कुछ भी पालना, बिल्ली मत पालना। ठीक। अब सर शिष्य। हाँ जी। वहम सुना था। क्या सुना था? वहम मत पालना। वहम मत पालना। मेरी यस कहानियां जो सर। होंगी ना, वो थोड़ी सी हटके होंगी, मैं आपको ये और बताऊं। और ओके ज्यादातर सर। कहानियां ऐसी होंगी जो आपको एंटरटेन भी करेंगी और कुछ मोरल वैल्यूज भी देके जाएंगी, है ना। तो ओके उन्होंने सर। कहा बिल्ली मत पालना। लेकिन आप में से देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में, कुछ के घर में हो सकता है बिल्लियां पली हों। यूनुस, कुछ लोगों को आप जानते होंगे जिनके यहाँ बिल्लियां पली पली हुई होंगी। यस सर। जैनब, यस सर। यस सर। यस सर। मोमेंट्स में काफी बिल्लियां पालते हैं ना। यस सर। ऐसा माना जाता है, और पालते हैं, वो उनका रिलीजियस अटैचमेंट है। आप लोग इसे अदरवाइज मत लेना अगर मैं जो कहानी सुना रहा हूँ, है ना। तो यस सर। ये हुआ कि उन्होंने कहा बिल्ली मत पालना। तो ये चीज वो शिष्य, उनके शिष्य, उनके शिष्य, उनके शिष्य बनते गए, वो आगे आगे कहते गए बिल्ली मत पालना। अब मैं आपसे कहूं भाई बिल्ली मत पालना, तो अब आप क्या कहेंगे? सीधा आपका प्रश्न होगा क्यों ना पालें, होगा कि नहीं? यस सर। यस यस सर। सर। बिल्कुल। यस सर। तो अब आप न वैसे शिष्य हैं न हम वैसे गुरु हैं। उन गुरु ने कहा कि बिल्ली मत पालना, दूसरे लोगों ने ये नहीं पूछा कि क्यों नहीं पालना, बस उन्होंने बिल्ली नहीं पाली। अब 3-4 पीढ़ियां जब निकल गई, अगली पीढ़ी आई, तो उन गुरु ने उन शिष्यों से कहा कि बिल्ली मत पालना। तो एक शिष्य बोला कि गुरु जी बिल्ली क्यों नहीं पालना, ये बताओ। गुरु जी बोले भाई ये तो हमें भी नहीं पता क्यों नहीं पालना, लेकिन हमारे गुरु जी कह के गए कि बिल्ली मत पालना। तो अब आप लोग साइंस के जमाने में जी रहे हैं ना, तो बिल्ली रास्ता काट जाए तो हम यस लोग क्या सर। कहते हैं? बहुत बुरा मानते हैं। साइंस तो कहती है कि बेकार ही बात है, अगर बिल्ली के रास्ता काटने से बुरा होता है तो हर बार ही बुरा होना चाहिए। यस सर। ब्लड का रंग लाल होता है तो कोई भी आप व्यक्ति, कोई भी आदमी अगर देखेंगे तो उसमें लाल रंग ही होगा, ये साइंस है। ब्लड का रंग लाल के अलावा काला भी होता है, मालूम है आपको किसी नो को? सर। नहीं। नो। तो आप एक प्रैक्टिकल करना, आपके घर में कॉकरोच बहुत होंगे, एक को मारना, काला रंग ओके। मिलेगा उसमें, काला खून होगा उसका। ठीक। चलो, अब आगे बढ़ता हूँ। तो क्या हुआ कि शिष्य ने कहा कि काली वो जो है बिल्ली क्यों नहीं पालना, तो वो कोई रीजन नहीं बता पाए, और उन्होंने सिर्फ ये कहा हमारे गुरु ने कहा था कि काली बिल्ली मत पालना। उस शिष्य ने कहा मैं काली बिल्ली नहीं पालना, इसको समझा पाने में आप सक्षम नहीं है, तो मैं इस सिद्धांत को भी नहीं मानता हूं। तो उन्होंने कहा ये आपकी मर्जी है, आप सिद्धांत को मानो या मत मानो। पैगंबर साहब थे, श्री राम थे, मानो या मत मानो, आप नई पीढ़ी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लोग कहते हैं कि ये थे, तो अब उन्हें दोबारा पैदा करके तो साइंस की जगह S2, दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन मिला के तो S2 सिद्ध नहीं किया जा सकता। और साइंस में ध्यान रखना, साइंस में और धर्म में एक सबसे बड़ा अंतर क्या है मालूम है? साइंस हर चीज को फाड़ के देखती है, काट के देखती है, टुकड़े टुकड़े करके देखती है, उसके मॉलिक्यूल्स में तोड़ के देखती है, फिर उसको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स में देखती है। और धर्म क्या करता है? पूरी चीज को जोड़ के देखता है। धर्म जोड़ता है और साइंस तोड़ती है। इस बात को समझ के चलना। प्राण अगर देखने हैं तो शरीर को काटना पड़ेगा, शरीर के एक एक टुकड़ा कर लोगे, प्राण नहीं मिलेंगे, है ना। आदमी जब कंप्लीट होगा तभी उसके अंदर प्राण होंगे। ये धर्म है। ये धर्म हमें सिखाता है कि प्राण क्या है। चीज नेक्स्ट, आगे मैं बढ़ता हूँ। तो एक शिष्य ने क्या किया, आराम से जंगल में रहता था, आश्रम में रहता था, और भीख मांग के लाता था, खा लेता था, और बिल्कुल फ्री रहता था, अपना ध्यान करता था और तपस्या करता था और योगा वगैरह कर लेता था। लेकिन क्या हुआ कि उसने कहा कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि इन्होंने क्यों कहा बिल्ली मत पालना। तो उसने एक बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली पाल ली, तो बिल्ली क्या करती थी कि जब वो
भीख मांगने चले जाते थे तो कभी कभी उनका जो कपड़े पहनते थे, जैसे मान लो एक लुंगी टाइप की वो पहनते हैं, धोती पहनते हैं, तो बिल्ली अक्सर फाड़ देती थी। वो परेशान, यार बिल्ली फाड़ देती है और ये बड़ा दिक्कत करती है, क्या किया जाए। तो लोगों ने कहा, लोग, हाँ, कुछ एक पहली प्रॉब्लम तो यह है कि कभी उनका खाने का मन नहीं है, तो बिल्ली के लिए खाने का के लिए उन्हें भीख मांगने जाना पड़ता। फिर वो बिल्ली कई सारी दिक्कतें करती, कभी कपड़े फाड़ देती, कभी कुछ करती, कभी कुछ करती, कभी कुछ करती। तो उन्होंने कहा इसको क्या करा जाए, कैसे किया जाए। तो बिल्ली की के लिए और उनके अपने भोजन के लिए उन्होंने गांव वालों से कहा। तो गांव वालों ने कहा कि एक काम करते हैं, जंगल इतना पड़ा है, हम आपको सहयोग करके खेती योग्य भूमि बना देते हैं। तो आपको बिल्ली को भी देखना पड़ता है रोज, जिससे आपको समय समय पर खाना भी देना पड़ता है। आप फिर भीख मांगने जाते हैं, कई बार आपका वापसी आने का भी मन नहीं होता है, लेकिन बिल्ली की वजह से आना पड़ता है। तो उन्होंने वही खेत बना दिया, उसमें कुछ गेहूं बना दिए, कुछ और कर दिया, कुछ ये कर दिया, कुछ वो कर दिया। अब बिल्ली को चाहिए रोज दूध। तो गांव वालों ने कहा एक काम करो, फिर बिल्ली को दूध चाहिए तो हम आपको एक गाय और दे देते हैं। तो उन्होंने गाय और एक दे दी। अब उन संत महाराज के लिए क्या हो गया कि बिल्ली को दूध चाहिए और दूध गाय से आएगा, गाय को भोजन चाहिए। तो वो भोजन घास वगैरह काट के और उस सबसे होगा। अब गाय की भी उन्हें देखभाल करनी है और बिल्ली की भी करनी है। अब वो और ज्यादा चक्कर में पड़ गए, वो जब तपस्या कर रहे हैं तो कभी बिल्ली उन्हें आगे छेड़ रही है और कभी गाय चिल्ला रही है। तो उन्होंने, भाई ये तो क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा एक काम करो, आप शादी कर लो। एक आपके यहाँ लेडी आ जाएगी, और गांव में एक विधवा महिला भी है जो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है, और बेचारी विधवा हो गई है, उसका भी उद्धार हो जाएगा। और आपके यहाँ भी आपको काम करने के लिए एक महिला मिल जाएगी, वो रोटियां भी बनाएगी और बिल्ली और गाय की देखभाल भी करेगी। संत महाराज ने कहा ये भी अच्छा विचार है, तो उन्होंने क्या किया, शादी कर ली। और शादी कर ली। अब जो पत्नी आई, तो पत्नी की जिम्मेदारी आप समझते हो और बड़ी। तो उनका ध्यान और तपस्या जो कुछ थी वो उतनी ही कम होती चली गई जितने स्टेप्स आगे बढ़ते चले गए। फिर आप जानते हैं शादी के बाद जो कुछ होना था वो हुआ, बच्चे हुए। अब बच्चे हुए, अब बच्चों की जिम्मेदारियां और बढ़ी। तो तब तक क्या हुआ कि उनकी एज बढ़ के 70 के करीब पहुंच गई। अब लाइफ में जो कुछ उन्होंने एंजॉय किया था उस टाइम में, जब उनके यहाँ बिल्ली नहीं थी और वो अकेले थे, मन होता था भीख मांगने जाते थे, नहीं होता था नहीं जाते थे, और आनंद में जी रहे थे। कोई चिंता नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी, कोई फिक्र नहीं थी। अब आज क्या हुआ, बिल्ली की चिंता करें, कि उस गाय की चिंता करें, कि उन खेतों की चिंता करें, कि उस पत्नी की चिंता करें, कि उस बच्चे की चिंता करें, या अपने आप को विकसित करने की चिंता करें। तो क्या हुआ, एंड कहानी का यहाँ पे ये होता है कि बिल्ली कभी मत पालना। अब बिल्ली का मतलब केवल बिल्ली ही नहीं है, कोई भी चीज ऐसी कभी मत पालना जिसके लिए आपको बंधन बन जाए। आप चाय की आदत मत डालना। कई लोग हैं कि चाय की, अगर उन्हें चाय नहीं पी तो सुबह सुबह फ्रेश नहीं हो पाएंगे। तो चाय भी एक बिल्ली है ना। कोई भी ऐसी आदत जो आपको बाउंड कर दे कि आप उसके गुलाम बन जाएं, ऐसी कोई भी आदत कभी मत पालना। बिल्ली एक रिप्रेजेंटेशन है उसका। तो कहानी का मूल जो ऑब्जेक्ट है वो यही है कि लाइफ में अगर आपको प्रोग्रेस करनी है तो आप कभी किसी से न बने। आपको जान मालूम है कि फकीर हैं, फक्कड़ हैं और साधु संत हैं, वो तभी तक हैं जब तक उनके ऊपर कोई बंधन नहीं है। उनके ऊपर जैसे ही आपने कोई बंधन बांधा, वैसे ही उनकी आजादी खत्म हो जाएगी। कहानी यहीं पे मैं खत्म करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कुछ थोड़ा बहुत सीखे होंगे। कोई टेंशन यस लेने सर। की जरूरत नहीं है। हाउ कैन आई टेक इट, आपका मैसेज मैं अभी देखता हूँ। तो मैं रिकॉर्डिंग यहीं ऑफ कर रहा हूँ।
एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल जिन्होंने इस सेशन को ज्वाइन किया, और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको ठीक लगेगा तो आप आगे भी कंटिन्यू रहेंगे। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, एंड थैंक यू सर। मैं इसकी रिकॉर्डिंग को ऑफ करता हूँ, और टाइम ऑलरेडी हो चुका है 10:05। कल से हम लोग स्ट्रिक्टली कोशिश करेंगे कि 10 बजे तक ही रहेंगे। ओके, सर यस सर। थैंक यू ऑल एंड गुड नाइट। थैंक यू सर।